बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्चना गौर आज आपके साथ नरीज़ का रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करने वाली हूँ। नरीज़, जैसा हम कई ऑनलाइन क्लासेस में देख चुके हैं कि एक समुद्री प्राणी है। यह समुद्रों में किनारों पे पाया जाता है। समुद्र के जो भी रेतीले किनारे हैं या जो सी शोर्स होते हैं वहाँ पर पाया जाता है और यू आकार के बिलों में रहता है। नरीज़ की बॉडी इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। इसमें कई सारे समान खंड होते हैं और ये संघ एनलिडा का मेंबर है। इसमें बॉडी का आगे का सेगमेंट प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम कहलाता है, जबकि लास्ट वाला सेगमेंट इसका पाइजीडियम कहलाता है। प्रोस्टोमियम और पाइजीडियम के बीच के जो भी सेगमेंट हैं ये इसका ट्रंक बनाते हैं। जब इसकी रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो यह एक यूनिसेक्सुअल एनिमल है। इट मीन्स इसमें सेक्सेस अलग अलग हम नहीं देख सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल अलग नहीं होते, बल्कि एक ही एनिमल के अंदर ओवा और स्पर्म दोनों डेवलप होंगे। एक ही एनिमल की बॉडी के अंदर टेस्टिस और ओवरीज डेवलप होते हैं, जो कि आगे जाके स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब भी इसका रिप्रोडक्टिव सीज़न आता है तब इसकी बॉडी के आगे के कुछ सेगमेंट्स को छोड़कर पीछे के सारे सेगमेंट्स के अंदर गोनैड्स डेवलप होने लगते हैं। आगे के जो सेगमेंट गोनैड्स डेवलपमेंट में पार्ट नहीं लेते हैं वो जैसे सामान्य नरीज़ होती है उस तरह के शेप और साइज़ के रह जाते हैं और ये रीजन एटोक कहलाता है। जबकि पीछे वाले सेगमेंट्स जिसके अंदर गोनैड्स बने हैं, ओवा और स्पर्म बन रहे हैं, वो सेगमेंट कंपैरेटिवली अपने आकार में, शेप में, साइज़ में चेंज हो जाता है और अब यह एपिटोक कहलाते हैं सेगमेंट्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये नरीज़ की एक एसेक्सुअल स्टेज है या इसकी अलैंगिक अवस्था है जो कि जनन नहीं कर रही थी और बिलों में पाई जाती है, जबकि दूसरी अवस्था जो कि इसकी जनन काल में बनती है, इसकी रिप्रोडक्टिव सीज़न में बनती है, जिसमें बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं और ये अपने बिल से बाहर निकलकर जो वाटर की सरफेस है, समुद्र की जो सतह है, उसमें तेज़ी से तैरने लगती है। इस अवस्था को हेटेरोनरीज़ कहा जाता है। तो अगर ये प्रश्न आता है एग्ज़ाम में कि नरीज़ और हेटेरोनरीज़ में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो बहुत इजी है। नरीज़ एक एसेक्सुअल स्टेज है जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर रही है। बाकी लाइफ के जो भी प्रोसेस है वो इसमें नॉर्मल होते हैं, फीडिंग, एक्सक्रीशन वगैरह, लेकिन रिप्रोडक्शन नरीज़ में नहीं होता। और नरीज़ की वो अवस्था जिसमें ये रिप्रोड्यूस करने लगती है वो इसको हेटेरोनरीज़ में चेंज कर देती है। और हेटेरोनरीज़ अवस्था के अंदर इसकी बॉडी में आप दो भाग आराम से देख सकते हैं। आगे के सेगमेंट्स जो कि नॉर्मल साइज़ के हैं, जो एटोक कहलाते हैं। पीछे के सेगमेंट्स जिनमें गोनैड्स बन गए हैं, ओवा और स्पर्म बन रहे हैं या टेस्टिस और ओवरीज डेवलप हो गए हैं, वो सेगमेंट्स आकार में बड़े हो जाएंगे और एपिटोक कहलाते हैं। तो इस तरह का जो दो सेगमेंट्स में डिफ्रेंसिएशन दिखने लगता है, इस तरह की जो घटना है जिसमें बॉडी में अलग अलग सेगमेंट्स बन जाते हैं, बॉडी के सेगमेंट्स अलग अलग तरह से दिखने लगते हैं, इस घटना को हम एपिटोकी कहते हैं। तो हेटेरोनरीज़ अवस्था में जो नरीज़ है उसमें बॉडी के सेगमेंट बड़े तो होंगे ही, इसके साथ में इसकी जो आइज़ हैं वो भी थोड़ी लार्ज साइज़ की हो जाती है। ये अपने बिलों से निकलकर वाटर सरफेस पे तेज़ी से तैरने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं और इनके जो पार्श्वपाद या पैरापोडिया होते हैं वो आकार में बड़े हो जाते हैं। यहाँ आप पैरापोडिया का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। पैरापोडिया या पार्श्वपाद ट्रंक के हर सेगमेंट में साइड में प्रेजेंट होते हैं और नरीज़ को तैरने में या चलने में हेल्प करते हैं। तो नरीज़ की जो सामान्य अवस्था है या अलैंगिक अवस्था है उसमें नरीज़ में इस तरह के पैरापोडिया पाए जाते हैं, जिसमें आप दो पालियाँ देख सकते हैं, ऊपर की नोटोपोडियम और नीचे की न्यूरोपोडियम। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। और इनसे जुड़े हुए सिरस होते हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल सिरस, और साथ में ही इससे जुड़े हुए शूक और मसल्स पाई जाती हैं। तो इस तरह का जो पैरापोडिया है या पार्श्वपाद है ये नरीज़ की अलैंगिक अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो जनन करने लगती है या जनन अवस्था में आ जाती है, या हम कह सकते हैं कि हेटेरोनरीज़ बन जाती है,
उस अवस्था में इसके पैरापोडिया में भी चेंजेस आते हैं और उसमें कई तरह की फॉलाशियस आउटग्रोथ बन जाती है। इसका अर्थ ये है कि उसमें जगह जगह से इस तरह से अतिवृद्धियाँ निकलने लग जाती है, उनका आकार बढ़ जाता है और ये इस तरह से सिरस जो है वो भी शेप में लंबे साइज़ में लंबे हो जाएंगे। ओवरऑल पैरापोडिया आकार में बड़े होकर कई तरह की अतिवृद्धियाँ अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, जिससे कि इनका सरफेस एरिया बढ़ जाए और ये ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेशन में हेल्प कर सकें। तो ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं और मूव करने में या लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। साथ ही में नेरीज़ की जो अलैंगिक अवस्था है, सामान्य अवस्था है, उसमें पैरापोडिया से जुड़े हुए जो शूक हैं वो सामान्य प्रकार के होते हैं, इस तरह से टिपिकल, और दूसरा होता है लॉन्ग या जिसमें ब्लेड लॉन्ग होगी, पतली होगी। जबकि नेरीज़ की हेट्रोनेरीज़ अवस्था जो सेक्सुअल स्टेज है, उसमें जितने भी शूक हैं वो ओर के शेप के हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे, ओवल शेप के, पतवार के आकार के, यहाँ आप देख सकते हैं, जिससे कि ये पानी को ज़्यादा से ज़्यादा धकेल सके और तेज़ी से तैर सके, तेज़ी से लोकोमोशन कर सके और तेज़ी से श्वसन कर सके। तो इस तरह से ये सारे चेंजेस नेरीज़ की बॉडी में आ जाते हैं और वो हेट्रोनेरीज़ अवस्था में आ जाती है। नेरीज़ जब भी रिप्रोड्यूस करती है तो उसमें पूरी बॉडी में जो पीछे के ट्रंक सेगमेंट्स हैं उसमें पेरिटोनियम का अर्थ है कि जो बॉडी थी, बॉडी के सेप्टा जो होते हैं, बॉडी के अंदर जो खंड होते हैं, उनको कवर करने वाली लाइनिंग, उसमें पेरिटोनियम होती है। पेरिटोनियम की जो लेयर है वो प्रोलिफरेट होकर अपने अंदर ही गोनाड्स डेवलप करती है, उसी से स्पर्म बनते हैं और उसी से ओवा बनते हैं, जो कि अंततः इसके सिलोमिक फ्लूइड में या बॉडी के सेगमेंट का जो फ्लूइड है उसी में छोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो एग है या जो ओवा है ये इसकी बॉडी के अंदर छोड़ दिए गए हैं, यहाँ पे फ्री कर दिए गए हैं और ये बॉडी से बाहर जब डिस्चार्ज किए जाते हैं तो कोई विशेष खास इनके लिए गोनोडक्ट नहीं बनती। इसमें ना तो गोनाड्स अलग से बनते हैं, डेवलप होते हैं, वो सिर्फ बॉडी की लेयर से डेवलप हो जाते हैं। और ऐसे ही गोनोडक्ट्स भी विशेष रूप से स्पेसिफिकली नहीं बनती। गोनोडक्ट के स्थान पर इनकी जो नेफ्रिडिया थे, जो कि इनमें एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं, वो नेफ्रिडिया बॉडी के अंदर भी खुलते हैं, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं फनल से, और ये इसका एक पोर्शन बॉडी के बाहर भी खुलता है, एक पोर से, नेफ्रिडियोपोर से। तो नेफ्रिडियोपोर से या नेफ्रिडियम के थ्रू ही बॉडी से स्पर्म और ओवा बाहर की तरफ रिलीज़ कर दिए जाते हैं। जब भी नेरीज़ अपनी सेक्सुअल स्टेज में होती है तो ये अपने बिल से बाहर निकलती है, ये समुद्र की सरफेस पे आ जाती है, पानी की सतह पर आ जाती है और तेज़ी से गोल गोल घूमने लगती हैं। इस घटना को स्वार्मिंग कहते हैं और स्वार्मिंग जनरली रात के समय या अंधेरे के समय होती है। तो हमेशा जो एनिमल है वो बिल से रात के समय बाहर निकलेगा और तेज़ी से चक्कर लगाता रहेगा और अपने अंडे और स्पर्म जो है वो बाहर की तरफ छोड़ देते हैं। और इस तरह से फर्टिलाइजेशन जो है वो हमेशा एक्सटर्नल होता है, ये चीज़ ध्यान रखें। और फर्टिलाइजेशन के बाद में इसकी नेरीज़ का जो डेवलपमेंट है वो हमेशा एक फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज या ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज के थ्रू होता है। तो ये आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से नेरीज़ में रिप्रोडक्टिव सीज़न में हेट्रोनेरीज़ अवस्था डेवलप हो जाती है और इसमें विशेष जनन नहीं बनते, विशेष गोनाड्स या ओवरी स्पर्म नहीं डेवलप होते हैं, लेकिन ये सिंपल इसकी बॉडी लाइनिंग से इसमें प्रोलिफरेशन से ओवा और स्पर्म बन के बाहर पानी में त्याग दिए जाते हैं। थैंक यू सो मच।